हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे रिवीजन वर्कशीट क्लास 11 केमिस्ट्री। इसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे अकॉर्डिंग टू एग्जाम। तो देखिए जरा, देखिए बेटा, इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें आपको दिया गया है कि न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, मतलब न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था। तो इसमें है जे जे थॉमसन, चैडविक, रदरफोर्ड एंड क्रिस्टियगी, मतलब आपके में इसमें होगा चैडविक। चैडविक इज आंसर, मतलब जो न्यूट्रॉन था वो हमारा डिस्कवर किया किसने किया था, चैडविक ने। नेक्स्ट देखें, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ Fe इज 26। आपको क्या करना है कि ऑप्शन में देख के पता लगाना है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको किसका बताना है बेटा, आयरन का, जिसका एटॉमिक नंबर है 26। और इसमें भी आपको लास्ट ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं। तो देखें, आर्गन आर्गन तो क्या है, 18 तक सबका एटॉमिक नंबर सेम है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आयरन में क्या है, 3d6 4s2। देन नेक्स्ट है अपने पास 3d7 4s2, और देन 3d7 4s1 और 3d8 4s2। मतलब आपको लास्ट के ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं। मैंने आपको बता रखा है कि जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो अकॉर्डिंग टू हाफ बाउ रूल, मतलब लो एनर्जी लेवल से अपर एनर्जी लेवल में हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। तो जब हम 26 वाले का आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फाइंड करते हैं तो आर्गन तक तो सेम 1s2 2s2 2p6 इस तरह से हम फाइंड करते हैं किसका, अकॉर्डिंग टू हाफ रूल। और इसका लास्ट में ऑर्बिटल में आएंगे आपके 3d6 4s2। दैट इज राइट आंसर इज Fe का है 3d6 4s2। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएट विद द प्रिंसिपल इक्वेशन नंबर n=4। मतलब आपको क्या बताना है कि जो आपकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसमें आपको n=4 दिया गया है। तो इसमें आपको ऑर्बिटल्स फाइंड करने हैं। क्या करना है बेटा, ऑर्बिटल्स फाइंड करने हैं। और ऑर्बिटल फाइंड करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है कि n स्क्वायर। जब भी हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए ऑर्बिटल फाइंड करते हैं तो उसके लिए हम फॉर्मूला है n स्क्वायर। तो n=4 है हमारे पास, तो क्या कर देंगे 4⁴ तो कितना हो जाएगा, 4 × 4 = 16। तो आपके पास होंगे ऑर्बिटल 16। दैट इज आंसर। 12 15 और 5 तो होंगे ही नहीं, क्योंकि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर होगा 16। दैट इज आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट देखें, एजोमिथल क्वांटम नंबर डिसाइड्स, मतलब जो आपकी एजोमिथल क्वांटम नंबर हो किसको डिसाइड करती है, रोटेशन। मैंने बताया था कि रोटेशन को कभी भी फाइंड नहीं करती है, ओरिएंटेशन को भी नहीं और साइज को भी नहीं। हमारा जो एजोमिथल क्वांटम नंबर है वो एंगुलर मोमेंटम को फाइंड करता है, और एंगुलर मोमेंट के लिए हम एल यूज करते हैं। जो हमारी एजोमिथल क्वांटम नंबर है उसके लिए जो हमारा नंबर है, मतलब इसको डिनोट किससे करते हैं, एल से। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा एंगुलर मूवमेंट ऑफ ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट है, व्हाट इज द शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। आपने इसको डी ऑर्बिटल्स की शेप फाइंड करनी है। और आपको अच्छे से पता है कि जब हमें पता है कि ये मैंने आपको एस वाली बता रखी है स्पेरिकल शेप, पी के लिए हम डम्बलाकार यूज करते हैं और डी के लिए हम डबल डम्बलाकार यूज करते हैं, डबल डम्बलाकार। तो आपको क्या कहा है कि व्हाट इज द शेप ऑफ डी ऑर्बिटल, तो आपको डी ऑर्बिटल की शेप फाइंड करनी है। तो स्पेरिकल तो नहीं है क्योंकि ये तो एस ऑर्बिटल के लिए है। डम्बल किसके लिए है, डम्बल शेप है, डम्बल शेप है पी ऑर्बिटल के लिए, और डबल डम्बल है डी ऑर्बिटल के लिए। और कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स अपनी एफ ऑर्बिटल के लिए आ जाती है। तो ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं है। देन है आपकी डबल डम्बल शेप, क्योंकि ये स्पेरिकल एस के लिए हो जाएगी, डम्बल शेप पी ऑर्बिटल के लिए, और डबल डम्बल हो जाएगी हमारी डी ऑर्बिटल के लिए। दैट इज राइट आंसर कौन सा अपना, डबल डम्बल शेप। क्लियर।
देखें, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए ऑर्बिटल, इन ए ऑर्बिटल। आपको बताना है कि जब हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करते हैं तो उसके लिए हमारे लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है। देखें, एन इसको, ये एन स्क्वायर इस तरह से लिखा हुआ है बेटा, ये 2n इस टाइप से लिखा हुआ है, और ये n प्लस एल और ये 3n है। तो एन स्क्वायर तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड, ऑर्बिटल के लिए फाइंड करते हैं, और 2n स्क्वायर जब भी हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना होता है तो हम 2n स्क्वायर यूज फॉर्मूला यूज करते हैं। सपोज दैट हमारे पास n इक्वल के कितना हो बेटा, 2 हो। अगर n इक्वल टू 2 हो तो हम इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करेंगे। देखिए, तो जहां n है वहां हम 2 को पुट कर देते हैं। तो देखिए जरा, 2 की पावर 2, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू 8 हो जाएगा। मतलब इस तरह से आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है, दैट इज आंसर। तो आपको सिर्फ क्या बताना था, यहाँ पर आपको फॉर्मूला बताना था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब फाइंड करते हैं तो कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, तो उसके लिए होगा 2n स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, व्हेन l इक्वल, बेटा ये l है, l स्मॉल l से डिनोट करते हैं। व्हेन l इक्वल 3 देन टोटल वैल्यू ऑफ m, मतलब आपको क्या पूछा गया है, क्या फाइंड करना है, m फाइंड करना है। और हमने क्वांटम नंबर में कर रखा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम m से डिनोट करते हैं, एजोमिथाइल क्वांटम नंबर जिसको हम l से डिनोट करेंगे, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसे हम कहेंगे m, और स्पिन क्वांटम नंबर जिसको हम बोलेंगे s। तो आपसे उसने क्या फाइंड करवाया है कि जब l इक्वल 3 हो तो हमें क्या करनी, वैल्यू m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे करनी है, इधर l इक्वल 3, l इक्वल 3, तो अब क्या है कि हमें l की वैल्यू मैंने आपको बता रखा है, जब l इक्वल 3 हो तो वो f के लिए हो जाता है। जैसे l इक्वल 0 होता तो s होता, l इक्वल 2 हो तो d, एंड l इक्वल 3 है तो वो होगा f, 3f हो जाएगा ये। तो 3f है तो f में ऑर्बिटल हमें पता होने चाहिए कि f ऑलवेज 7 ऑर्बिटल फाइंड करता है। 1 2 3 4 6 7, 7 ऑर्बिटल। अब इन्होंने बोला है कि मैक्स टोटल नंबर ऑफ m की वैल्यू पूछिए। तो m जब 3 है तो क्या करते हैं, पहले हम माइनस की वैल्यू देन प्लस की वैल्यू। तो देखिए जरा, l इक्वल कितना है बेटा, 3 है, तो -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड देन +3। क्लियर है। तो ये आपके m की वैल्यूज हो जाती है, टोटल नंबर ऑफ m। तो यहाँ पर कौन सा l इक्वल 3, मतलब ये क्या है इसके लिए बेटा, f है। तो f ऑर्बिटल के लिए कितने, हमारे f सब सेल में कितने ऑर्बिटल हो गए, 7, 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7, तो आपका आंसर हो जाएगा 7। क्लियर है। आपको m की वैल्यू फाइंड इसी तरह करनी है कि इस तरह से ऑर्बिटल फाइंड करके पहले माइनस की वैल्यू देन 0, फिर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लस वाली वैल्यू पुट कर देते हैं। आई थिंक ये क्लियर है। How many significant figure R is 10.216, मतलब आपको इस वैल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करने हैं। तो अब इसमें एक रूल है कि जब डिजिट में बीच में पॉइंट हो और साथ में 0 हो तो हम पूरी वैल्यूज को काउंट कर लेते हैं। तो आपके पास कितनी है बेटा, 1 2 3 4 एंड देन 5, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5, क्योंकि सिग्निफिकेंट नंबर में जब पॉइंटर साथ में डिजिट के बीच में 0 है तो वो 0 भी ऐड की जाती है, इसलिए ये डिजिट कितनी होगी, टोटल 5 है। इनका टोटल नहीं करना, ये खुद टोटल कितनी है, 5 है, इसलिए आपका आंसर है 5। नेक्स्ट है, द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज, आपको किसकी सब्सटेंस की यूनिट बतानी है, ग्राम है, मोल, किलोग्राम एंड मिलीग्राम। तो आपको जो आपका अमाउंट सब्सटेंस का अमाउंट है उसकी यूनिट है आपकी मोल। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन, मतलब आपको ब्लैंक वाले क्वेश्चन दिए गए हैं
द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, तो ये क्या है बेटा, जो आपकी एसआई यूनिट है तो किसकी है, मीटर की, मीटर। ओके, द वैल्यू ऑफ आवगाड्रो नंबर इज, आपको इसमें आवगाड्रो नंबर, जो आवगाड्रो साइंटिस्ट थे उनके नाम पर उन्होंने आवगाड्रो नंबर दिया था, तो उसकी वैल्यू है 6.022 into 10 to power 23, दैट इज आवगाड्रो नंबर। तो ये आपको लर्न रखनी है कि द वैल्यू ऑफ आवगाड्रो नंबर क्या है, 6.022 into 10 to power 23। फिर है द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, अब आपको क्या बताना है कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू लिखनी है, तो देखिए 1.6 into 10 to power -19 कूलम। तो ये आपकी वैल्यू किसकी है बेटा, इलेक्ट्रॉन की, और ये है आपका आवगाड्रो नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखें, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, सोडियम, क्रोमियम, स्कैंडियम एंड देन सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करना है। तो देखिए जरा, सोडियम का देख लेते हैं हम फर्स्ट ऑल। सोडियम है 11 नंबर पे, और जब हमें इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करना है, जब हमें इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है, तब हम हाफ बाउ रूल को फॉलो करते हैं। तो हाफ बाउ रूल के अकॉर्डिंग देखिए, मैंने आपको इलेक्ट्रॉन फिल करना कैसे बताया है कि एक डायग्राम बता रखा है मैंने, 1s 2s 3s 2p 3p 3d 4s 4p 4d। ठीक है, इस तरह से जब भी हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो क्या करते हैं, लो एनर्जी लेवल से अपर लेवल एनर्जी की तरफ हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो ऊपर से हम यहाँ से एरो अंदर की साइड, फिर यहाँ से फर्स्ट इसमें फिल होगा, देन यहाँ से आप रोटेट होके वापस 2p में या 2s, फिर यहाँ से रोटेट, इस तरह से आपके इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, जो मैंने आपको आवगाड्रो नंबर अकॉर्डिंग हाफ बाउ रूल में समझा रखा है। तो देखिए एक बार इसको, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो क्या करें, 1s2 2s2 2p6, कितने हैं, 11 है तो 10 हो गए, और 3s1, तो कितना हो गया टोटल, 2 2 4 6 10 एंड देन 1 11, एटॉमिक नंबर 11 है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा, 11, प्रोटॉन भी वही होंगे। ठीक है, तो हमें तो यहाँ क्या करना है, इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है, किस तरह से, हाफ बाउ के अकॉर्डिंग। तो अपर लो एनर्जी लेवल से अपर एनर्जी लेवल की तरफ इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दिस वन। आगे हमारे पास क्रोमियम, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24, और क्रोमियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, क्योंकि ये एक एक्सेप्शनल केस है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जैसे हमें फिल करना चाहिए अकॉर्डिंग टू हाफ बाउ रूल वैसे नहीं फिल होते हैं। अब ये अपनी स्टेबिलिटी चाहता है, इस वजह से वो अपना एक इलेक्ट्रॉन एस से डी में ले लेता है। ठीक है, देखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3d कितना है, 24 है ना, 3d 5 4s1। ठीक है, 2 4 10 हो गया, 12 17 3d 6, एक मिनट, 3p6 and 3d 5 और 4s1, क्या है, 2 and 2 कितने हो गए, 4 10 12 18 और इतना ही, कितना 19 और देन 4 24 हो जाते हैं। तो इस तरह से आपका जो एटॉमिक नंबर है 24 क्रोमियम, ये है इसका 3d5 4s1 लास्ट में हो जाएगा। वैसे तो देखिए अकॉर्डिंग टू हाफ बाउ जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं
तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर 4s2 पहले होता है और 3d बाद में होता है, 4s2 पहले और 3d, तो यहाँ पर कितना हो जाता है 3d4। हाफ बाउ रूल के अकॉर्डिंग पहले तो 4s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, देन d में इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा। तो जब हम इस तरह हाफ बाउ में अकॉर्डिंग करते हैं तो यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ पर 2, बट ये क्रोमियम जो है स्टेबिलिटी चाहता है, तो स्टेबिलिटी कब होगा, मैंने बता रखा है कि जब इलेक्ट्रॉन p3 हो या फिर p6 हो, d5 हो, d10 हो या फिर f7 हो या फिर f14 हो, जब ये वाले इलेक्ट्रॉन हो तब ही स्टेबल होता है कंपाउंड। तो क्या करेगा, ये अपनी स्टेबिलिटी चाहता है कौन, क्रोमियम, इसलिए ये अपना जो डी ऑर्बिटल है वो 1 इलेक्ट्रॉन किससे गेन कर लेता है, एस से कर लेता है। इस वजह से यहाँ पर S1 रह जाता है और यहाँ पर D5 हो जाता है। दैट इज आंसर क्रोमियम एक्सेप्शनल केस है, इंपॉर्टेंट है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखें स्कैंडियम, ये भी इसी तरह हो जाएगा, स्कैंडियम 21 है, इसमें भी वही फिल कर देंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब फिर यहाँ वाला कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा लास्ट में जाके, क्योंकि ये तो सेम टू सेम है। फिर क्या करना है, यहाँ पर 3d1 और 4s2, दैट इज आंसर। मतलब आपका जो लास्ट का ऑर्बिटल ही तो चेंज होगा बेटा, ये तो सेम टू सेम है, इसलिए हमने पूरा ना लिखे इतना लिख दिया, बट आपको एग्जाम में पूरा लिखना है तो ये आ जाएगा किसका, स्कैंडियम का। फिर है सल्फर, सल्फर सल्फर है आपका 16 नंबर पे, तो क्या कर देंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 4 हो गए, 4 10 10 और 12 और 3p4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सल्फर के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब हम अकॉर्डिंग हाफ बाउ रूल के अकॉर्डिंग फिल करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, तो यहाँ आपका कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देखें, फाइंड द ऑल क्वांटम नंबर ऑफ फिफ्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन। मतलब आपको क्या करना है बेटा कि ऑक्सीजन के लिए क्वांटम नंबर 4 क्वांटम नंबर जो मैंने आपको बता रखी है, N L M एंड देन S, ये चारों 4 क्वांटम नंबर आपको फाइंड करनी है किसके लिए, ऑक्सीजन के फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करें, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लें, 8 नंबर पे है, एटॉमिक नंबर 8 है, तो क्या करेंगे बेटा 1s2 2s2 2p4 हो गया 8। अब क्या करना है, हमें इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो S में हमारे पास कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। फिर नेक्स्ट S में भी कितने हैं, ये 1s ये 2s, ये इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे। देन ये है P में कितने, मतलब 2p में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास 4, तो हम फर्स्ट टाइम 1 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे अकॉर्डिंग टू हुंड रूल, देन हम पेयरिंग करवाते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। ऐसा नहीं कि भाई 4 इलेक्ट्रॉन है तो हमने डायरेक्टली 2 फिल कर दिया, ऐसा नहीं होता, वो रॉन्ग होता है। तो पहले 1 2 3 एंड देन 4 हो गया क्लियर। अब आप देखें कि इन्होंने क्या बोला कि क्वांटम नंबर फाइंड करनी है ऑक्सीजन के फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के लिए, ऑक्सीजन के फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के लिए। तो देखें 2 4 यहाँ हो गया, फिफ्थ ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन आपका फिफ्थ नंबर है। देखिए फिफ्थ 6 7 एंड देन 8। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसको फिफ्थ और इसको 6 बोल दिया, नहीं, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन हमने 1 टाइम फिल किया है, फिर पेयरिंग करवाई है, तो 4 के बाद ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है हमारा फिफ्थ नंबर है, फिफ्थ नंबर इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए अब हमें क्या करनी है, 4 क्वांटम नंबर फाइंड करनी है, तो क्या करें एम एल एम और एस ये फाइंड करनी है। देखो ये हमें फाइंड करनी है। अब देखिए बेटा कि एन फर्स्ट एन कैसे फाइंड करनी है कि जो हमारा लास्ट के इलेक्ट्रॉन है, जो हमारे लास्ट के इलेक्ट्रॉन है वो कौन से पीरियड में है। भाई पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग तो पीरियड भी है और क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो हमारा जो लास्ट के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन से ऑर्बिटल में फिल है,
2p में, इसलिए ये जो डिजिट आगे जो लगी रहती है ये सेल को डिनोट करी, तो ये क्या हो गया आपका n हो जाएगा 2। क्लियर हो गया ये। तो फिर आपको क्या करना है, p l की वैल्यू देखनी है। l की वैल्यू कैसे देखनी है कि p मैंने आपको बता रखा है s p d एंड देन f। तो आपको s के लिए तो बता रखा है मैंने 0, p के लिए बता रखा है 1 और d के लिए 2 और f के लिए 3। ये फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो s के लिए क्या हो जाएगा 1, तो हम क्या s के लिए p के लिए l क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये हमारी क्लियर हो जाती है। फिर देखें m और s। अब m क्या करना है, m लास्ट ऑर्बिटल के लिए पूछा, 5th इलेक्ट्रॉन के लिए। तो देखें बेटा 1 2 3 एंड देन 4, m फाइंड करनी है, l इक्वल 1 मतलब p के लिए l फाइंड करनी है। तो क्या करें, -1 0 एंड देन +1। ओके, अब ये m, अब हमारा 5th इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है, तो 5th तो यही है, ये वाला 5th तो ये वाला इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करें, हमें इसके लिए ही फाइंड करना है, आगे वालों से कोई मतलब नहीं है। तो इस वाले के लिए हम करेंगे, तो m इसके लिए मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में, -1 वाले ऑर्बिटल में, इसलिए m की वैल्यू हो जाएगी बेटा -1। क्लियर, -1, ये भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब क्या रह गया s मतलब स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर मैंने आपको बता रखा है, अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज मतलब इस तरह से, और अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है मतलब इस तरह से। तो ध्यान रखें, जब इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है उसके लिए स्पिन नंबर होता है +12, और जब एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन हो, इस तरह से इलेक्ट्रॉन हो, तो वैल्यू होती है -12। तो हमारा इलेक्ट्रॉन किस तरह से, इस तरह से मतलब क्लॉकवाइज है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी +12। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपकी स्पिन क्वांटम नंबर क्या हो जाएगी यहाँ पर +12। क्लियर है। तो हमारी जो 4 क्वांटम नंबर थी ऑक्सीजन के 5th इलेक्ट्रॉन के लिए, तो n = 2, l = 1 हो जाएगा, m = -1 हो जाएगा और s हमारा हो जाएगा +12, क्योंकि इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए हमें फाइंड करनी है, तो इसके लिए हो जाएगा आपका +12। इज दैट क्लियर। देखें नेक्स्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अब आपको क्या करना है, इन कंपाउंड्स में आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन फाइंड करना है। देखिए वो कैसे करना है, हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। तो इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं 7, यही इसका जेड होता है। क्लियर, और यही इसका प्रोटॉन होता है 7। क्या क्या बोला है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड देन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कितना है, जो एटॉमिक नंबर है वही इसका इलेक्ट्रॉन है, वही उसका प्रोटॉन है और वही उसका जेड है। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है। तो क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन हो गए 7, ये फाइन हो गया, प्रोटॉन कितना हो गया 7 और जेड भी 7 है। देन उसके बाद न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन भी हो गया कितना 7। फिर कौन है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के लिए मैंने आपको बता रखा है कि ए में से जेड को लेस कर दे, मतलब ए क्या है बेटा मास नंबर, ए में से क्या कर दे जेड को लेस कर दे, तो हमारे पास क्या फाइंड हो जाता है, न्यूट्रॉन फाइंड हो जाता है। तो ए क्या है मास नंबर, जेड क्या है एटॉमिक नंबर। तो देखें नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास नंबर है वो कितना है 14, तो आप 14 में से 7 लेस करेंगे तो 7 रह जाएगा। इस हिसाब से इस अकॉर्डिंग हमारा जो न्यूट्रॉन कितना है वो भी 7। तो देखा जाए तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन भी 7, प्रोटॉन भी 7, जेड भी 7 और न्यूट्रॉन भी 7, और मास नंबर ये है, मतलब कितना है 14। क्लियर है, आगे देखें। अब है पोटेशियम। पोटेशियम एटॉमिक नंबर है 19 और मास नंबर है 39। अब आपको क्या क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड देन न्यूट्रॉन, और जेड तो आपको पता ही होता है कि एटॉमिक नंबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं 19, जेड भी कितना है 19,
प्रोटॉन भी कितने हैं 19। अब हमें न्यूट्रॉन देखने हैं, तो न्यूट्रॉन 39 में से आप क्या कर दें 19 लेस कर दें तो कितने रह जाएंगे 20। तो आपके पास रह जाएंगे 20। क्लियर है? तो इस तरह से आपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब फाइंड कर लिए। ऐसे ही आपका अगला वाला एग्जांपल है, देखें जरा कौन सा, सल्फर का। सल्फर में भी आपको ऐसे ही करना है कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा 16 है, प्रोटॉन भी 16 है, जेड भी 16 है, और न्यूट्रॉन कैसे करना है 32 में से 16 को लेस कर दें तो 16 ही रह जाएगा। ठीक है, एक बात याद आपको रिमेंबर रखनी है, क्या करना है कि जब भी किसी मेटल जिस भी एलिमेंट पे सपोज दैट Na प्लस होता और मैं कह दूं कि इलेक्ट्रॉन फाइंड करें, तो हमें पता है कि एटॉमिक नंबर क्या है इसका 11। जब भी किसी एलिमेंट पर चार्ज हो माइनस या प्लस तो इलेक्ट्रॉन ही इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं, कभी भी हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में कोई चेंजेज नहीं करते हैं। इसलिए आप ये ध्यान रखें इस बात को कि इलेक्ट्रॉन में ही इंक्रीज और डिक्रीज करना होता है, कभी भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन में नहीं करना होता है। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर 11 ना होके कितने हो जाएंगे बेटा 10 हो जाएंगे, मतलब इसका क्या है एटॉमिक नंबर 11 है। प्लस चार्ज है तब इलेक्ट्रॉन लेस कर देते हैं, और जब माइनस चार्ज होता है तब इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर देते हैं। तो ध्यान रखें इस बात का। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। सुने बेटा, आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज देखनी है कि इनमें से कौन कौन सी है। तो आइसो इलेक्ट्रॉन का मीन है जिसमें इलेक्ट्रॉन इक्वल हो सब में। तो देखे जरा, तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने, एटॉमिक नंबर तो 7 है, बट अभी अभी मैंने बताया कि माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा 10 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? फिर अपने पास कैल्शियम, कैल्शियम 20, मतलब इलेक्ट्रॉन भी इसका 20। फिर कौन है ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉन भी 8 है, 2 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगे बिकॉज -2 चार्ज है, इसलिए इस पे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। देन कौन है आर्गन, आर्गन है 18 नंबर पे, तो वही इसमें इलेक्ट्रॉन, वही इसका एटॉमिक नंबर। फिर है सोडियम प्लस, अभी अभी बोला सोडियम प्लस, सोडियम में एटॉमिक नंबर 11, वही इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, बट यहाँ पर माइनस चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन लेस कर देंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन बेटा 10 इलेक्ट्रॉन। फिर कौन है Mg, मैग्नीशियम +2, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 है, 2 इलेक्ट्रॉन लेस कर दें तो कितना इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन। और कौन रह गया स्कैंडियम, स्कैंडियम 21 पे है तो वही इसमें इलेक्ट्रॉन है। अब आपको पता लग रहा होगा कि कौन कौन से आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सोडियम है एंड देन मैग्नीशियम, इनके इलेक्ट्रॉन सेम है 10 10 10 10 10। और ये आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है बिकॉज इनमें इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट है, तो दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। What is the isobar? Gives a example. Isobar, isobar क्या है? What is isobar? ऐसे कंपाउंड या ऐसे एलिमेंट जिनमें एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट हो और अपना मास इक्वल हो, मास नंबर क्या हो इक्वल हो, दैट इज आइसोबार। तो देखें सपोज एग्जाम्पल देखें, मतलब क्या कहा मैंने कि एटॉमिक नंबर डिफरेंट और एटॉमिक मास इज सेम, दैट इज कॉल्ड क्या आइसोबार। एग्जाम्पल देखें, आर्गन, पोटेशियम एंड देन कैल्शियम, 18 19 एंड देन 20। तो एटॉमिक नंबर तीनों में क्या है बेटा डिफरेंट है, और इनका मास नंबर है 40 40 एंड देन 40। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट और मास नंबर सेम दैट इज कॉल्ड आइसोबार। ये आपके एग्जाम्पल हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखें, if 25 gram glucose is dissolved in 25 ml solution, then find mass volume percent weight by volume on this of this solution। तो आपको क्या करना है इसमें वेट बाय वॉल्यूम परसेंट
वेट बाय वॉल्यूम फाइंड करना है। तो इसमें आप देखिए परसेंट वेट बाय वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे। मास, इसके लिए फॉर्मूला है मास ऑफ सोल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इनटू 100। जब भी हमें परसेंटेज फाइंड करना हो तब क्या कर देते हैं, इनटू कर देते हैं 100 से। तो क्या करना है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट करना है। तो आपके पास देखो सोल्यूट, अगर हमारे पास वाटर है और वाटर क्या है, सोलवेंट है, और हम वाटर में कितना 25 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्व कर दे तो वो क्या है, सोल्यूट है। इसमें जब सोल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स हो जाए दैट इज सॉल्यूशन। फिर क्या करना है, तो ये तो आपका सोल्यूट हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया, सॉल्वेंट की यहाँ बात नहीं हो रही है। तो क्या करना है आपको 25 यहाँ पर 25 पुट कर दीजिए, देन 250 इंटू 100। तो जब आप किसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 10%। 10%। तो ध्यान रखें कि जो आपका सोलेंट होता है उसकी क्वांटिटी लेस होगी और आपका जो सोलवेंट है वो मोर देन, और दोनों मिक्स होके क्या बना लेंगे, सॉल्यूशन। तो आपको क्या करना है, ग्लूकोज का ग्राम 25, फिर ml 250 है, परसेंटेज फाइंड करनी है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर होगा 10%। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट देखें, फाइंड द इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग। आपको क्या करना है, इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड करना है। किसका, एसिटिक एसिड, ग्लूकोज एंड देन बेंजीन। जब तक आपको इसके फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे तब तक हम इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड नहीं कर सकते। देखें, एसिटिक एसिड CH3COH, ग्लूकोज C6H12O6, और कौन है बेटा, बेंजीन। अब देखें बेंजीन का फॉर्मूला इस तरह से होता है C6H, स्ट्रक्चर तो ऐसे बनती है इसकी, बट इसका मोलिकुलर फॉर्मूला इस तरह से, फॉर्मूला फॉर्म ऐसे तरह से। अब इन्होंने बोला है इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला। तो अब देखें, सबसे पहले हम एसिटिक एसिड का देख लेते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला। कार्बन कितने पास, कार्बन कितने अपने पास 2, तो क्या कह देंगे C2। हाइड्रोजन कितने हैं अपने पास 4, 3 एंड 1 4। ऑक्सीजन कितने 2, तो C2O2H4। क्या है, कार्बन कितने 2, ऑक्सीजन कितनी है 4, और हाइड्रोजन कितनी है, हाइड्रोजन कितनी है 2 4, और ऑक्सीजन है 2। तो आपका हो जाएगा C2O2H4। तो ये तो आपका हो गया मोलिकुलर फॉर्मूला। एक मिनट, ठीक है। अब इंपेरिकल फॉर्मूले में क्या करना है, उसका हम इजीली रेशियो करेंगे। तो देखिए जरा इंपेरिकल फॉर्मूला इसका कैसे होगा, भाई 2 है, 2 से इसको कट कर देंगे, इसको कर देंगे, ये यहाँ रह जाएगा 2। तो क्या रह गया COH2, या फिर कह दें CH2, इस तरह से कर दें, ठीक है। तो ये आपका इंपेरिकल फॉर्मूला और ये आपका मोलिकुलर फॉर्मूला। आगे देखिए ग्लूकोज, ग्लूकोज में क्या करना है, ग्लूकोज का तो ऑलरेडी मोलिकुलर फॉर्मूला है C6H12O6, इसमें तो कुछ और करना ही नहीं है। तो ग्लूकोज का ये तो हो गया आपके पास C6H12O6, ये तो हो गया आपके पास मोलिकुलर फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूले में क्या करना है, हम उसका इजी वाला क्या कर देते हैं, रेशियो। तो 6 से हम कट कर देंगे तो यहाँ 1, ये 2 और ये 1, तो रह जाएगा CH2O। तो 6 से कट करेंगे तो ये कट हो जाएगा, यहाँ 12 है तो यहाँ 2 रह जाएगा और यहाँ 1 रह जाएगा, तो हो जाएगा अपने पास CH2O। क्लियर है। एसिटिक एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, और बेंजीन देख लीजिए आप। बेंजीन की स्ट्रक्चर तो ये है, बट इसका फॉर्मूला है C6H6। तो ये तो इसका हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और इंपेरिकल फॉर्मूले में क्या करना है, हमें इसको इजी रेशियो करना है। तो 6 से कट कर देंगे तो क्या रह जाएगा C1H1। तो हम कभी भी 1 को लिखते नहीं है तो क्या हो जाएगा CH। तो यह इसका हो जाएगा इंपेरिकल फॉर्मूला और ये ऑलरेडी ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मोलर मास ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपको क्या करना है, मोलर मास फाउंड करना है, किस फाइंड करना है, किस किस का, वाटर, अमोनिया एंड देन सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखिए
तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इनका मास नंबर पता होना चाहिए जब भी मोलर मास होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन के मास है 2, ऑक्सीजन का कितना है बेटा 16, कितना हो गया 18। फिर कौन है अमोनिया, अमोनिया में नाइट्रोजन का है 14 और हाइड्रोजन कितने 3, तो कितना हो जाएगा 17। फिर कौन है, ये तो इसका हो गया अमोनिया का और ये किसका हो गया वाटर का। अब लास्ट अपने पास H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन के मास है 2, सल्फर का है 32 और ऑक्सीजन को 16 से 16 इंटू 4 करेंगे तो आपका हो जाएगा 64 इंटू टोटल है 98। तो ये है आपका H2SO4 का मोलर मास, अमोनिया का 17, वाटर का 18 और सल्फ्यूरिक एसिड का 98। तो इस तरह से आपकी ये क्लास थी, रिवीजन कंप्लीटली वर्कशीट आप इसको रिवाइज करें। थैंक यू सो मच।